का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारा एक कैंसर हॉस्पिटल भी इधर हर्रावाला में वो बन रहा है। भागम भाग उसमें जो लगे हुए हैं और वो भागम भाग ही तनाव का कारण है। आजकल धैर्य कम होना ही सबसे बड़ी समस्या जो है आज के टाइम में लोगों के पास में होगी। हर डेफिनेटली जब एक जगह से दूसरी जगह आप सेवा को लेकर के जाते हैं तो थोड़ा सा मरीज को समय लगता है वहाँ तक उस लिए ओरिएंट होने में। हम तो प्रयास करेंगे कि हमें सभी डॉक्टर मिले, हमें न्यूरो सर्जन मिले, हमें न्यूरो फिजिशियन मिले, हमें कार्डिक सर्जन यहाँ पे मिले, है ना, और हमें कार्डियोलॉजिस्ट मिले यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारतीय उस लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। कहा जाता है अगर आप फिट हैं तो वो आपके लिए उससे अच्छा उपहार आपके लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता, यानी हेल्थ इज वेल्थ। हमारे साथ है बात करने के लिए देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सीएमओ, हेल्थ के बॉस भी हम इन्हें कह सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है देहरादून की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको दुरुस्त रखना, उनको फिट रखना, उनको ट्रैक पे रखना। चुनौतियां बड़ी हैं, उम्मीदें बड़ी हैं। डॉक्टर साहब से सीधा डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। सीएमओ साहब हैं साथ में बैठे हुए हमारे, सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय जी। सर, चुनौतियां बहुत बड़ी है और कहा जाता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 13 जिले हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि आप राजधानी देहरादून में आ गए हैं, इससे पहले पहाड़ों में भी अपनी सेवाएं की है, तो पहाड़ों की स्वास्थ्य सेवाओं से जब आप इसको कंपेयर करने बैठेंगे देहरादून से, तो वहाँ के ऐसे कौन से अनुभव हैं जो यहाँ पर आपके काम आएंगे? देखिए, बेसिकली जो हमारी जनता है वो तो समान ही है, जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं वो लगभग समान ही होती है। हाँ, थोड़ा आवश्यकताएं थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ के कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। फिर तमाम जगह से जो हमारे और ज़िले हैं, पहाड़ के ज़िले हैं, उनसे मरीज़ रेफ़र होकर के यहाँ पे आता है, तो उनकी अपेक्षाएं भी निश्चित रूप से यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। और बिल्कुल इसी उम्मीद में आता है कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पे जो है मुझे देहरादून में मिलेगा। तो उसके हिसाब से सारे संसाधन यहाँ पे जुटाने होते हैं, उस सारे विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पे जुटाने होते हैं। तो इस करके थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। बाकी सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये तो पहाड़ में भी सेम वही कंसेप्ट है और यही सेम कंसेप्ट यहाँ पर देहरादून में भी। सर, जब यह बात देहरादून की हम करते हैं तो अक्सर हम जब एक बात निकल कर आती है कर्मचारियों के मुंह से भी, कहते हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एक कारण इसका ये भी है क्योंकि राजधानी है, पहाड़ के जो तमाम पेशेंट्स हैं उनको रेफ़र किया जाता है तो वो देहरादून आ जाते हैं, यहाँ इलाज अपना करवाते हैं। और एक यहाँ के जो लोकल पेशेंट्स हैं उनका भी लोड है। तो ये जो इतना बर्डन है, क्योंकि एक माना जाता है जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं और वही मेंटली फिट नहीं होंगे, वही फिजिकली फिट नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या वो दूसरे को फिट रखने की चुनौती पूरी कर पाएंगे? अजय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, वर्कलोड तो यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन आप देखते हैं बढ़ी है लगातार। यहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी हैं यहाँ पे। बाहर से भी, बाहर ज़िलों से, बाहर दूसरे प्रदेशों से यहाँ पे लोग आते हैं, अपने रोज़गार के लिए आते हैं। यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी अच्छे हैं, तो बाहर से लोग पढ़ने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। तो माइग्रेटरी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वर्कलोड तो डेफिनेटली ज़्यादा है। लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, वो उस हिसाब से स्ट्रेंथन नहीं है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्योंकि राजधानी है यहाँ पे, तो प्राइवेट भी नर्सिंग होम बहुत हैं, कॉरपोरेट के हॉस्पिटल भी बहुत हैं, तो वहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं, स्टाफ को, डॉक्टर्स को। तो वहाँ पे वो लोग ज्वाइन प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें लोगों का उस तरीके से रुझान नहीं अभी है जैसा कि पहले हुआ करता था गवर्नमेंट जॉब को लेकर के। तो ये सब समस्याएं हैं। हालांकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। यूकोट वी पे के माध्यम से भी जो स्कीम NHM के माध्यम से आई थी, जिसमें कि एक निगोशिएबल सैलरी जो है हम देते हैं कैंडिडेट्स को, तो उसके उस बेस पे भी हम लोगों के लगातार प्रयास जारी है कि हम लोगों को स्पेशलिस्ट उपलब्ध हों यहाँ पर और दूरस्थ क्षेत्रों में भी। देखिए, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवा से जोड़ पाएँ।
तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ केवल आज की डेट में, क्योंकि जब इतने बड़े 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 हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, देहरादून में जब कभी एक दो प्राइवेट हॉस्पिटल ही हुआ करते थे, आज हम देखिए 1 दर्जन से ज़्यादा हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। एक पॉपुलेशन, एक जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका लोड आपके पास है ही। ऐसे में जो क्वालिटी, जो कहा जाता है क्वालिटी, यानी हेल्थ में क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है, और इस क्वालिटी से कैसे आप इस क्वालिटी को दे पाएंगे जब आपके पास एक डॉक्टर्स की भी कमी है, स्टाफ की भी कमी है। तो ऐसे में इसका क्या एक मेडिसिन क्या है आपके पिटारे में? देखिए, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। जब हम क्वालिटी सर्विस की बात करते हैं तो दो चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। पहला तो सफिशिएंट जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे पास होना चाहिए। दूसरा वो डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास होना चाहिए, मतलब वो पर्टिकुलरली उसी विद्या में या उसी स्पेशलिटी में पारंगत होना चाहिए जिसमें उसकी ड्यूटी लगाई गई है। तो ये दो चीज़ें हाँ बिल्कुल क्वालिटी सर्विस में जो है वो मायने रखती हैं। और प्रयास लगातार जारी है। पीछे स्टाफ नर्स की नियुक्ति काफ़ी आप देखेंगे हुई है माननीय मंत्री जी के और हमारे पूरे शासन से, सेक्रेटरी साहब और डीजी मैडम के सबके पूरे प्रयासों से उसमें भर्ती हुई है। स्टाफ नर्स की, एएनएम की भी भर्ती यहाँ पर हो गई है, डॉक्टर्स की भी भर्ती हुई है। अभी फिर वापस डॉक्टर्स की अभी भर्ती इसमें होनी है। जैसे मैंने आपको बताया, यूकोट पे के माध्यम से हम स्पेशलिस्ट की भर्ती भी यहाँ पर खुली हुई है जिसमें नेगोशिएबल हम सैलरी देते हैं। तो और लगातार आप देखिए जिला योजना के अंतर्गत या राज्य योजना के अंतर्गत या एनएचएम से जो फंडिंग के माध्यम से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारा एक कैंसर हॉस्पिटल भी इधर हर्रावाला में वो बन रहा है। त्यूनी में भी एक 100 बेडिक हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है। वहाँ पे हम अपने इसके प्रेम यहाँ पर रायपुर को भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, प्रेम नगर को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो लगातार विकास नगर को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो लगातार ये काम भी स्ट्रेंथनिंग का हमारे द्वारा उसमें चल रहा है। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे मैंने अभी 1 हफ्ता हुआ है चार्ज संभाले हुए। अभी मैं स्थिति को थोड़ा यहाँ पे समझ रहा हूँ और किस तरीके से हम अपने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको मोबिलाइज करें और किस तरीके से ऑप्टिमल उनका यूज़ करें। डेफिनेटली इस चीज़ को मैं देखूंगा ताकि जो है यहाँ जनता को ज़्यादा ज़्यादा सुविधाएं जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएँ। सर, हमने एक चीज़ देखी है, जब पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो लंबी लंबी कतारें लगती है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अक्सर यही कारण बताते हैं पेशेंट कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं या प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्योंकि सरकारी में बहुत पूरा दिन, अगर उसे पेट दर्द भी है और उसे उतनी बीमारी के लिए उसका पूरा दिन लग जाता है कहते हैं। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है आपके दिमाग में, कोई चल रहा हो कोई प्लान, कि क्यों ना इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, लोग जाएँ तो एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अपना कर पाएँ। जो पर्चे की लाइन पे वो लगते हैं 28 से 30 रुपए, जो भी चार्जेस हैं उसकी लाइन पे लगते हैं, उस लाइन को कम किया जा सके। उस लाइन को कम करने, और दूसरी एक शिकायत आती है कि जब पेशेंट्स ओपीडी के लिए जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो आधा आधा घंटा राउंड पे चले गए हैं, तो पेशेंट्स की लंबी लाइन लग जाती है। तो उन पेशेंट्स के लिए सर क्या मेडिसिन आपके पास, एज अ सीएमओ, मैं मेडिसिन वर्ड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर है तो कोई ना कोई दवा आपके पास जरूर होगी। नहीं, देखिए डेफिनेटली हम दवाई करने का प्रयास करेंगे इस संबंध में। अब जहाँ तक लाइन लगने की बात है तो अब देखिए दो चीज़ें हैं कि डेफिनेटली भीड़ बढ़ी है उसमें। जहाँ तक आप ऑनलाइन की बात कुछ कर रहे ऐप हो, हैं कुछ ऐसा? तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में शुरू यहाँ पे किया था मेडिकल कॉलेज में, लेकिन जिला चिकित्सालय में व्यवस्था भी नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि इस व्यवस्था को हम चालू कर पाएँ यहाँ पे। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी भी अधिकतर जो हमारी जो पब्लिक है वो उस चीज़ को अगर हम चालू भी करते हैं तो यूटिलाइज़ नहीं कर पाती है। अधिकतर ऑफलाइन ही लोग अधिकतर सुविधा को अवेल करते हैं। तो थोड़ा-सा अब ये है लोगों में, हालाँकि लाइन कम लगे इसके लगातार प्रयास हम करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि लोगों को भी अपील करूँगा कि थोड़ा-सा धैर्य बना कर के रखें। और क्योंकि अब एक डॉक्टर है या मान लिया कहीं पर, तो उसको मरीज़ का राउंड भी लेना होता ही है डेफ़िनेटली। और भी अन्य काम भी, प्रशासनिक कार्य भी कई लोगों को मिले होते हैं, वो भी करने होते हैं। और तमाम तरह की ड्यूटी है, पोस्टमार्टम ड्यूटी है, वीआईपी ड्यूटी भी है और कई कार्य, मतलब यहाँ पे आप समझिए कि डॉक्टर मल्टीपर्पज़ वर्क यहाँ पे करता है। तो और काम भी देखने होते हैं, तो कई बार डॉक्टर के लिए वेट करना पड़ सकता है। तो मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा-सा धैर्य बना कर के रखें उसमें। और अब प्राइवेट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ भी कई बार वो लाइन लगती है, ज़्यादा लोग होते हैं तो। लेकिन वहाँ थोड़ा धैर्य बना कर व्यक्ति बैठता है, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से बैठता है। तो उस थोड़ा-सा सोच के साथ में कि
हम यहाँ धैर्य बना के रखेंगे, थोड़ा सहयोग करेंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ा सा और अच्छी निकल के आएंगी। आने वाले समय में हमें किस किस योग्यता वाले डॉक्टर्स मिलेंगे जिनकी अभी कमी चल रही है? देखिए, हम तो प्रयास करेंगे कि हमें सभी डॉक्टर मिले, हमें न्यूरो सर्जन मिले, हमें न्यूरो फिजिशियन मिले, हमें कार्डिक सर्जन यहाँ पे मिले, है ना, और हमें कार्डियोलॉजिस्ट मिले यहाँ पे। लगातार हमारे प्रयास रहेंगे, और ऑर्थोपेडिशियन की बहुत यहाँ पे आवश्यकता है, गायनेकोलॉजिस्ट की बहुत आवश्यकता है, पीडियाट्रिशियन एनेस्थेसिस्ट की बहुत आवश्यकता है। ये सभी आज की तारीख में भी ये जो मेन स्पेशलिटी है उसमें भी हम शॉर्ट है हमारे पास। जो सुपर स्पेशलिटी है उसमें तो शॉर्ट है ही हम। जहाँ तक न्यूरो की बात करें या कार्डियक की बात करें तो उसमें तो शॉर्ट है ही, लेकिन जो जनरल हमारी स्पेशलिटी है उसमें भी अभी भी हमारे पास शॉर्ट मैन पावर है। तो हमारी कोशिश रहेगी लगातार कि हम, हालांकि ये डिसीजन पॉलिसी जो है वो शासन की है, मेरी नहीं होती, इसमें पॉलिसी मेकर मैं नहीं हूँ। सुझाव आपके रहते हैं। हाँ, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो शासन जो उसमें जो कार्रवाई करता है उसको कैसे हम अपनी तरफ से उसमें सहयोगी बन सकें, फैसिलिटेट कर सकें, और कैसे हम अपनी जो स्पेशलिटी है उसको मोबिलाइज करते हुए उसका ऑप्टिमल यूज़ कर सकें, ये मैं ज़रूर निश्चित करूँगा। हाइजीन एक बड़ा इशू होता है अस्पतालों में, और हाइजीन को लेकर बड़ी समय समय पर शिकायतें आती रहती है, क्योंकि दून अस्पताल जो था, एक जो काफ़ी मरीज जो थे पेशेंट्स वहाँ दून हॉस्पिटल चले जाते, दून मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाते थे कॉलेज में, वो क्योंकि प्रॉपर मेडिकल कॉलेज बन गया है। इसके बाद कहीं ना कहीं कोरोनेशन पे भी दबाव बना है पेशेंट्स को लेकर, और कहीं ना कहीं साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर सवाल तो उठते हैं डॉक्टर साहब। इन साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि हाइजीन ही नहीं होगा तो फिर एक इन्फेक्शन से पेशेंट एक इन्फेक्शन का शिकार खुद है, और हॉस्पिटल आके अगर वो एक इन्फेक्शन का शिकार खुद हो जाता है, या जो हेल्थ वर्कर हैं वो खुद इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में साफ सफाई ये कितने बड़े इशू आपके लिए रहने वाले हैं आपके कार्यकाल में? हाँ, देखिए, साफ़ सफाई में कहना चाहूँगा कि हाइजीन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और पहला इम्प्रेशन आदमी का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का उसी से पड़ता है कि वहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था कैसे, ख़ास तौर से जो उनके जो वहाँ के जो टॉयलेट्स वगैरह हैं वो किस तरीके से साफ़ सफाई वहाँ पे रखी गई है। तो मैं समझ जो हमारे इंचार्ज हैं हॉस्पिटल के, उनसे अपील करना चाहूँगा कि इस बात पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये एक तो पहला आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है, जो मरीज़ आपके यहाँ पे आ रहा है वो उस चीज़ को देखता है तो पॉजिटिव उसके साथ एटीट्यूड के साथ में आता है, बिहेव करता है आपसे। और जो दूसरी अगर मेडिकली बात करें तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए भी वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि अधिकतर जो हमारी सफाई व्यवस्था है वो, क्योंकि 4th क्लास का जो कैडर है आप जानते हैं वो डेड कैडर हो चुका है, तो अधिकतर ठेके पे हमारी सफाई व्यवस्था चलती है। अभी हम प्रयास करेंगे 4th क्लास में हमें जो परमिशन मिली है कुछ भर्ती करने के लिए, तो हम प्रयास करेंगे कि हम शीघ्र ही उस टेंडर करके और 4th क्लास की भर्ती करें, तो डेफिनेटली उससे भी चीज़ें जो हैं वो सुधरेंगी, और आप देखेंगे कि मैं अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंतर्गत वो 4th क्लास की भर्ती भी अपने यहाँ कर लूँगा। गांधी शताब्दी अस्पताल जो है, पहले वहाँ पे गायनी भी थी और पीडियाट्रिशियन भी हुआ करते थे वहाँ पे, तो अब उसके बाद वो सब शिफ्ट होकर कोरोनेशन चले गए, सारे डॉक्टर्स कोरोनेशन चले गए। अब आपने नया एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है। हमने जब वहाँ का जायज़ा लिया, देखा, बहुत सुंदर था, क्रच भी बने हुए हैं, बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी है। जो माताएं अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए ला रही हैं वो वहाँ उठा के झूले भी झुला सकती हैं। लेकिन वहाँ पे वैक्सीन कराने के लिए फ़िलहाल हमें कोई बच्चा दिखा नहीं वहाँ पे। हमने जब वहाँ जानना चाहा ज़मीनी हकीकत की रीज़न क्या है, बताया गया है कि कोई गांधी शताब्दी शिफ्ट होने की वजह से यहाँ रेशियो बहुत डाउन हो गया है। ऐसे में गांधी शताब्दी में अगर कोई पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर बैठते हैं या महिलाओं के डॉक्टर बैठती हैं तो ये रेशियो को बढ़ाया जा सकता है। तो ये मेरा सुझाव है उनकी तरफ से, जो हेल्थ वर्कर्स की तरफ से। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपका अच्छा सुझाव है इसमें, और मैं इस पर डेफिनेटली विचार करूँगा, और ये व्यवस्था अभी जल्दी ही बनी है, मतलब कुछ ही दिन हुए हैं इस व्यवस्था को बनाए हुए। तो डेफिनेटली जब एक जगह से दूसरी जगह आप सेवा को लेकर के जाते हैं तो थोड़ा सा मरीज़ को समय लगता है वहाँ तक उस के लिए ओरिएंट होने में, तो वो एक परेशानी इसमें आ रही होगी। जहाँ तक आप पीडियाट्रिशियन की बात कर रहे हैं, तो पीडियाट्रिशियन की हालांकि जो MIC बना है उसमें अलग से कोई पोस्ट नहीं है। हमारा गांधी शताब्दी में SNCU ज़रूर वहाँ पे चलता है, उसमें पीडियाट्रिशियन भी रहते हैं। तो मैं ये ज़रूर इस तरह का निर्देश यहाँ से अपनी तरफ से निर्गत करूँगा कि वो जो बच्चे जो वहाँ पे आते हैं MIC में, अगर उनको किसी तरह की परेशानी है, वो कोई सलाह लेना चाहते हैं वहाँ पे, तो जो हमारे पीडियाट्रिशियन वहाँ मौजूद हैं वो उनको एंटरटेन ज़रूर करें, उनको उस बारे में सलाह ज़रूर दें। तो ये मैं एक निर्देश यहाँ से अपने स्तर से जारी करूँगा। और
बाकी कुछ स्टाफ वहाँ पे अभी शॉर्ट था, उसके आज कुछ हमने इंटरव्यू भी किए हैं और आप देखेंगे कि एक सप्ताह के अंतर्गत जो वहाँ पे वार्ड आया की शॉर्टेज थी या जो कुछ गार्ड की शॉर्टेज थी, आप देखेंगे वो भी वहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो हमारी भरकस कोशिश रहेगी कि किस तरीके से हम व्यवस्थित तरीके से और जो फ्रूटफुल जो एक हमने जो उसको वहाँ पे जो बनाया है, कैसे हम उसको फ्रूटफुल अपनी व्यवस्था को कर सकें, ये मैं इसका सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करूँगा। डॉक्टर साहब, ये तो रही शारीरिक बीमारियों की बात जो हमें दिख रही है। एक होती है मानसिक बीमारी। कहते हैं आपका अगर दिमाग स्वस्थ है तो आप हर बीमारी पे विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर हम जब जाते हैं, हम कईयों से बात करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि परेशान है, डिप्रेशन है। हर आदमी को कहीं न कहीं तनाव है। लेकिन इसी को कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। को मैनेज करने का तरीका सबका अलग है। कोई हो सकता है उतनी ही बाधा में बिखर जाता है और कोई उतनी बाधा में नहीं बिखरता। तो जो स्ट्रेस है, जो ना सिर्फ पेशेंट के पास है, क्योंकि पेशेंट को टैकल कर जो कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स, वो भी कहीं ना कहीं तनाव में होते हैं। उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां होती है, पारिवारिक परेशानियां उनके साथ भी होती है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट या कुछ ऐसी विंग्स कुछ होनी चाहिए। आपको लगता है कि दिमागी रूप से भी स्वस्थ रहें, उनकी भी काउंसलिंग हो, ना सिर्फ हेल्थ वर्कर्स की बल्कि पेशेंट्स की भी काउंसलिंग हो। देखिए, वैसे तो पेशेंट की मतलब अगर हम साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे क्या? हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी हैं यहाँ पे और साइकेट्रिस्ट भी हैं। तो जहाँ तक काउंसलिंग है, ऐसे तो मतलब जिसको भी परेशानी होती है तो मरीज़ को हम काउंसलिंग उसमें हम करते ही हैं वहाँ पे। उसके अलावा जैसे हम आरकेएस के प्रोग्राम है हमारा, उसके हम अंतर्गत हमारे यहाँ काउंसलर होते हैं जो बच्चों को जो किशोरों को जो इस संबंध में मानसिक वो भी देते हैं, अन्य और भी हाइजीन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में वो सब भी उसको बताते हैं। उसके अलावा भी हमारे जो काउंसलर्स हैं, जो हमारी जो टीम है मेंटल हेल्थ की, वो स्कूलों में जाती है, वहाँ जाकर काउंसलिंग करती है। इसके अलावा अभी सरकार की तरफ से ये भी हो गया कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, बड़े इंस्टीट्यूशन है, वहाँ भी इस तरह का एक बोर्ड बनाया जाए और एक मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, या जो हम एक मीटिंग ज़रूर अपने यहाँ पे करें उस संबंध में लेकर ओरिएंट करें लोगों को कि कैसे हम वर्क प्लेस पे अपना जो है वो अपना जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम रख सकते हैं। तो इसमें लगातार सरकार का प्रयास इसमें चल रहा है और हर एक इंस्टीट्यूशन को ये बोला गया है कि अपने यहाँ इस तरह का एक कमेटी ज़रूर बनाए जो इस संबंध में ध्यान रखेगी और मीटिंग करेगी, लगातार लोगों को इसमें ओरिएंट भी करेगी। तो उसमें कार्रवाई चल रही है हमारी और मैं भी अभी देखूंगा कि हमारे यहाँ पूरा क्या इसका सिस्टम है और कैसे हम उसको और बढ़िया तरीके से उसको चला सकते हैं। साथ में मैं ये भी कहूँगा, देखिए आज के टाइम में भागम भाग की ज़िंदगी के उस जो आपकी लाइफ स्टाइल हो गया है, तो बहुत सारी बीमारियां हमारी जो है लाइफ स्टाइल की वजह से ही हो रही है, क्योंकि हम जो भागम भाग उसमें जो लगे हुए हैं और वो भागम भाग ही तनाव का कारण है। तो जो आजकल धैर्य कम होना ही सबसे बड़ी समस्या जो है आज के टाइम में लोगों के पास में हो गई है। हर कोई बहुत जल्दी अचीव कर लेना चाहता है और ये समस्या जितने आप सुविधा संपन्न होते जाते हो और बढ़ती जाती है, ये फैक्ट है। आज से कुछ साल पहले आपने देखा कि लोग कितने धैर्यवान होते थे, संसाधनों की कमी थी फिर भी धैर्यवान होते थे, लेकिन संसाधन बढ़े हैं फिर भी धैर्य लोगों का कम हो गया है। तो ये एक फैक्ट है कि जैसे आप तरक्की करते हैं, संसाधन बढ़ते हैं, आप में धैर्य की कमी होती जाती है। तो उसी को थोड़ा सा मैनेज करना हमें सीखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा और धैर्य जो है वो सबसे बड़ी पूंजी होती है किसी भी दिमाग की शांति के लिए। तो मैं यही अपील करूँगा कि धैर्य रखें, दूसरे सामने वाले की भी परिस्थिति को समझते हुए व्यवहार करें, तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान उसमें मिलेगा आपको। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपसे। नशा मुक्त उत्तराखंड की बातें हो रही हैं खूब, और कहीं ना कहीं आपका कोई विभाग है, आप जिस विभाग के मुखिया हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कुछ समय पहले भी शिकायतें आई कि नकली दवा कंपनियां चल रही हैं और रैपर्स बदल दिए जा रहे हैं, ब्रांडेड कंपनियों की मोहर लगा दी जा रही है। एक आम आदमी को पता ही नहीं, वो तो दवाई सोच के खा रहा है, लेकिन वो दवाई नहीं, पता नहीं कौन सा केमिकल खा रहा है वो। तो इस पर नकेल लगाने के लिए आपके कार्यकाल में क्या ऐसा होने वाला है कि जो नशा मुक्त उत्तराखंड की जो बात हुई हो, इस पे एक बड़ा योगदान आप लोगों का भी हो नशा मुक्त करने के लिए? देखिए, नशा मुक्ति के लिए लगातार हम जो आप केमिस्ट और उनकी दुकानें जो है वहाँ पे भी इसी शिकायतें आई। जी, देखिए नशा मुक्ति के लिए लगातार हम अपने जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम हैं उसमें उनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं। हम तंबाकू मुक्ति के बारे में बात करते हैं
हम हमारे जो डिफरेंट OST सेंटर यहाँ पर हैं वो भी हम जो उनका जो वैसे नशा करते हैं स्मैक का या इंजेक्टेबल उसका नशा करते हैं उनको छोड़ करके हम ये प्रेरित करते हैं कि उसको छोड़ें, और जो हमारी जो मेडिसिन उसमें कंट्रोल्ड उसमें हम लेकर के आते हैं धीरे धीरे, ताकि वो अपने उस नशे को उसको छोड़ सकें। तो कई हमारे जो प्रोग्राम हैं जिसके तहत हम जो है ये लोगों की काउंसलिंग करते हैं। स्कूलों में जाकर अभी हमने एम्बेसडर भी बनाए हुए हैं स्कूलों में उसके लिए कि वो रेड रिबन एक जो ग्रुप है उसके माध्यम से कि लोगों को ये करें, मोटिवेट करें कि नशा वो ना करें, नशा छोड़ने के लिए मोटिवेट करें, उसके जो क्या नुकसान है उसके बारे में बताएं। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हर स्कूल में एक टीचर को इसका एम्बेसडर बनाया जाए और वो बच्चों को इस बारे में वो बताए, कम से कम महीने में एक बार क्लासेस इस संबंध में ज़रूर होनी चाहिए बच्चों को कि इसके नुकसान के बारे में बताएं। तो ये लगातार प्रयास चल रहे हैं। मेंटल एक्ट के अंतर्गत जितने भी डी एडिक्शन सेंटर हैं यहाँ पे 90 करीब डी एडिक्शन सेंटर हैं, उनको रजिस्टर्ड यहाँ पे किया गया उनका रेगुलेशन करने के लिए कि किस तरीके से वो लोगों को वहाँ लेकर के आएँ और उनका नशा में छुड़वाने में उनकी हेल्प करें। तो वो प्रयास भी चल रहे हैं। जहाँ तक आप नशा उसकी बात कर रहे हैं कि भाई नशाखोरी बढ़ रही है या लोगों में या जो गलत दवाई सप्लाई हो रही है, तो ये काम वैसे पुलिस के द्वारा किया जाता है कि कहीं पे कोई नशा इस तरह की चीज़ लेकर के आ रहे हैं तो पुलिस के द्वारा किया जाता है। और साथ में जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जो ड्रग डिपार्टमेंट से लोग हैं, वो भी लगातार उसमें चेकिंग करते हैं वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे जा कर के कि कोई इस तरह की दवाई जिसको वो नहीं बेच सकते हैं, ऑथराइज नहीं है, उसको तो नहीं बेचा जा रहा। जहाँ तक नकली दवाइयों की बात है तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है और किसी को भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। रैंडम चेकिंग में ये चीज़ें सामने आती हैं और मैं तो ये अपील करूँगा कि रैंडम चेकिंग जो है वो होनी चाहिए। हर मेडिकल स्टोर पर जाके कुछ सैंपल उठाने चाहिए और उनकी चेकिंग होनी चाहिए। मैं ड्रग डिपार्टमेंट क्योंकि उन्हीं का काम है तो उसमें भी अपील करूँगा कि उसको चीज़ों को रेगुलरली उसको देखे कि कहीं इस तरह की नकली दवाई है या कोई गलत दवाई जिसके लिए ऑथराइज नहीं है वो तो बेची तो नहीं जा रही। ये थे हमारे साथ देहरादून के नए सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी, जिनका विज़न बिल्कुल साफ है कि जो डॉक्टर्स की कमी है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है, उसको पूरा किया जाएगा। और साथ ही जो कर्मचारियों की कमी है, इसके लिए भी अपॉइंटमेंट शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाएं और भी बेहतर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। सुझावों का स्वागत होगा और सुझाव अगर बेहतर हैं तो उस पर अमल भी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो देहरादून की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जिनके अभाव में व्यक्ति कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों का मूव कर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर उनका विश्वास बढ़ेगा। तब तक के लिए डॉक्टर साहब आपको शुभकामनाएं। आपका कार्यकाल बहुत बेहतर हो, शानदार हो। एक बार फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी बैठेंगे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन से वर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।